स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से देखिए, आउटसोर्स भर्ती पर पूरी तरह से अब प्रतिबंध लगने वाला है। आज ही सीएम सुक्खू की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। क्या कुछ उनका इस ऐलान में कहना रहा है, बारीकी से बिल्कुल जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और जो अभी आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं फिर उनका क्या होगा, जानकारी ये भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एनटीटी भर्ती पर रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है और कब ये भर्ती शुरू होने वाली है, किन महिलाओं के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है, जानकारी ये भी हम आपको देने वाले हैं। करुणा मूलक नीति पर भी देखिए यहाँ बात करेंगे, क्योंकि जब से लेकर नई सरकार बनी है पहली बार यहाँ करुणा मूलक भर्ती नीति पर भी चर्चा होती हुई नजर आई है। फिलहाल इस बारे में क्या अपडेट है ये भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 10 दिनों में ही मानसून की वर्षा के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान भरे मामले देखने के लिए मिले हैं। अभी तक 274 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा जल शक्ति विभाग 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी में 144 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। विद्युत बोर्ड में 91 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बागवानी विभाग में 26 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और शहरी विकास विभाग में भी 38 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 28 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और 60 से ऊपर लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यूं तो देखिए हर वर्ष ही मॉनसून में इस तरह के नुकसान भरे मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार 10 दिनों के भीतर ही 274 करोड़ रुपए का नुकसान अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बात है। और वैसे ही हिमाचल प्रदेश वित्तीय परिस्थितियों से गुजर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर वित्तीय परिस्थितियाँ अभी हिमाचल प्रदेश की चल रही है। इस बीच मानसून ने भी कम कहर नहीं बर पाया है। हालांकि अगले 5 दिन को लेकर अगर हम आपको अपडेट दें तो मौसम खराब रहने वाला है। येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से जुड़ी भी करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी कुछ एक सवाल वर्तमान सरकार पर उठाए हैं। यूं तो देखिए 1500 की गारंटी की बात करें या गोबर खरीद या दूध खरीद को लेकर जानकारी दे तो लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज एक और नई गारंटी को लेकर यहाँ बात की गई है। स्टार्टअप योजना को लेकर देखिए बार बार घोषणा की गई थी कांग्रेस की ओर से सत्ता में आने से पहले। इस स्टार्टअप योजना के तहत उन बेरोजगार युवाओं को ये राशि दी जानी थी जो अपना कारोबार शुरू करने में इच्छुक थे। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल यही उठाया है कि आखिरकार अब इस स्टार्टअप योजना को लेकर कोई भी बात क्यों नहीं हो रही है। 680 करोड़ की ये योजना लाने की बात हुई थी, लेकिन इसका कोई जिक्र तक नहीं किया जा रहा है। जो युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये जो 10 करोड़ का प्रावधान करने की बात की गई थी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए, इसका भी कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से बाकी गारंटियों को भी एक तरह से फॉर ग्रांटेड कांग्रेस की सरकार ने ले लिया है। झूठ बोलकर सत्ता हासिल कर ली। अब ना बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचा जा रहा है, ना महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है। जिन लोगों के पास नौकरियां हैं उन्हें भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है लगातार, क्योंकि गारंटियों को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 10 गारंटियां दी गई थी, इसमें से एक ओपीएस तो बहाल हो चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त 9 की 9 गारंटियां पूरी तरह से पेंडिंग पड़ी है। अगली बात आउटसोर्स भर्ती से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि आज ही सीएम सुक्खू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हालांकि ये चंडीगढ़ इस वक्त गए हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, इनका यूरिक एसिड बढ़ने का मामला सामने आया है, लेकिन यहाँ कोविड-19 स्टाफ की गूंज चंडीगढ़ तक पहुँच गई है और सीएम सुक्खू ने बड़ा ऐलान ये किया है कि आने वाले समय में इस समस्या को जड़ से ही समाप्त कर दिया जाएगा। आउटसोर्स भर्तियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा ताकि युवाओं का शोषण ना हो सके। नई नीति के तहत अब ये भर्तियां होने वाली है। हर डिपार्टमेंट में नई नीति के तहत भर्तियां होंगी। हालांकि पॉलिसी अब किस तरह की ये तैयार की जाती है ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। केवल आउटसोर्स ही नहीं बल्कि जो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हैं उन्हें भी इसी नई नीति के तहत लाया जाएगा, यानी कि ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह से बैन किया जाएगा। अंकुश इस प्रथा पर लगाया जाएगा और इसके लिए ये ज़रूरी है कि नई नीति बनाई जाए। नई नीति के तहत फिर आउटसोर्स भर्तियां होंगी। इस तरह का ऐलान आज सीएम सुक्खू की ओर से कर दिया गया है। हालांकि ऐलान हो चुका है, अब नई नीति को लेकर प्रक्रिया कब तक शुरू होती है ये देखना होगा। दूसरी ओर जिन कोविड-19 स्टाफ का यानी कि जिन आउटसोर्स कर्मचारियों का एग्रीमेंट खत्म हुआ है, अभी तक उन्हें एक्सटेंशन देने पर कोई सोच विचार नहीं किया गया है। फाइल यहाँ पर जरूर वित्त विभाग के पास पहुँच गई है, लेकिन उससे आगे अभी नहीं बढ़ पाई है। तो कब तक ऑर्डर्स होते हैं ये भी देखना होगा। और ये जो नई नीति लाने की बात हुई है, क्या तब तक अब आउटसोर्स कर्मचारियों को इंतजार करना होगा, इस पर भी अभी तक देखिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। करुणा मूलक नीति को लेकर भी अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि जब से लेकर नई सरकार बनी है पहली बार करुणा मूलक भर्ती नीति पर भी हलचल
नजर आई है। अब देखिए, क्योंकि वायदा तो इनसे भी ये किया था कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कि वन टाइम सेटलमेंट देकर इन्हें एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अब प्रक्रिया इसके लिए शुरू होने वाली है। वित्त विभाग ने सभी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांग ली है कि कितनी वैकेंसीज चल रही है। वन टाइम सेटलमेंट देकर अब इन्हें एडजस्ट किया जाएगा। जहां सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होगी वहीं इन करुणा मुल्कों को एडजस्ट करने की बात हो रही है। हालांकि अभी देखिए, इस पॉलिसी का भी ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर ये मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। अंतिम फैसला इसमें सरकार को ही लेना है कि आखिरकार पात्रता की शर्तों में कुछ एक बदलाव करने हैं या नहीं करने हैं। इसके साथ ही साथ जो इनकम लिमिट है उसमें भी कोई बदलाव होगा या नहीं, क्योंकि इसमें कुछ एक बदलावों को लेकर डिमांड तो देखिए करुणा मुल्क उठा ही रहे हैं, लेकिन अब ये सरकार पर निर्भर करता है। और उससे पहले ये देखना होगा कि जो रफ ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर तैयार होगा वो आखिरकार किस तरह का होगा। एनटीटी भर्ती पर भी आज नई अपडेट हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान के डायरेक्टर राजेश जी की ओर से रिपोर्ट दे दी गई है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को। आज हमने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बात की है टेलीफोनिकली, और स्पष्ट तौर से उन्होंने देखिए एक बात ये बता दी है कि रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। अभी समग्र शिक्षा अभियान के डायरेक्टर दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापस लौटे हैं, और रिपोर्ट सबमिट जो की गई है उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा जिन महिलाओं के पास होगा उन्हें ही सबसे पहले भर्ती में प्रायोरिटी मिलने वाली है। हालांकि अपनी डाइट में ये 2 साल का कोर्स फिर शुरू करने वाले हैं। जिन महिलाओं ने ये एनटीटी कोर्स नहीं किया होगा उन्हें मौका मिलेगा, या 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स जिनका पेंडिंग रह रहा है उन्हें भी ये मौका मिलेगा। लेकिन बात ये भी है कि 15,000 में अधिकतर ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है। तो ऐसे में अब 1 साल इन्हें अपना और लगाना होगा, बात वहीं पहुंच जाती है। महिला इसी बात से घबराई हुई है और पिछले कल ही इन्होंने चेतावनी दे दी है कि इतना समय अब इनके पास नहीं है, इनकी उम्र बीतती जा रही है कि 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स ये और करें। हालांकि अंतिम फैसला अभी कैबिनेट में होगा, और जो आने वाली कैबिनेट बैठक है इसी में ये एनटीटी भर्ती का मामला भी जाने वाला है। दरअसल जो रिपोर्ट आज सबमिट की गई है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के पास, यही रिपोर्ट कैबिनेट में भी पेश की जाएगी। और अब क्या कुछ इनकी भर्ती को लेकर सोच विचार किया जाता है, किस तरह के भर्ती नियम तैयार किए जाते हैं, ये देखना होगा। मंडी विश्वविद्यालय से जुड़ी भी बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। कुछ युवाओं की ओर से राज्यपाल के पास ये शिकायत की गई थी कि पूर्व सरकार के समय इसमें JOIT की भर्ती करवाई गई थी यूनिवर्सिटी में, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी इन अभ्यर्थियों का हो गया था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला गया है। राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से ये सवाल किया था कि आखिरकार क्यों अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई है, रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा है। हालांकि देखिए 27 मई को ये जवाब मांगा गया था विश्वविद्यालय प्रशासन से, लेकिन अब इसका जवाब आया है राज्यपाल के पास, और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि 12 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार ने सभी नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी, इसीलिए ये रिजल्ट भी घोषित नहीं किया गया था। तो जवाब में ये कहा गया है, यानी कि अब जब तक सरकार के आदेश नहीं होंगे दोबारा से ये रिजल्ट घोषित करने पर, या फिर जो नई भर्तियों पर रोक लगाई गई थी इन्हें कंटिन्यू किया जाए, कुछ इस तरह के निर्देश या आदेश नहीं दिए जाते हैं, तब तक अब इन अभ्यर्थियों को भी इंतजार करना होगा जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था विश्वविद्यालय में। अगली बात हम भाजपा से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि 2024 में देखिए लोकसभा चुनाव होने हैं, और इससे पहले ही यहाँ 4 प्रदेश अध्यक्ष बदलने का मामला सामने आया है। भाजपा हाईकमान की ओर से देखिए इन्हें बदला गया है। कहाँ कहाँ की बात है आपको जानकारी दे देते हैं। पंजाब की कमान सुनील जाखड़ के हाथों में सौंपी गई है। इसी तरह से सुनील जाखड़ बीते साल ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा भाजपा ने तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आंध्र प्रदेश में डी पुरेंदेश्वरी और झारखंड में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसे लेकर आज काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी बनी हुई है, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले देखिए बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि दोनों ही बड़े राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं और हलचल एक तरह से शुरू हो चुकी है। फील्ड वर्क कांग्रेस की ओर से भी भाजपा की ओर से भी शुरू हो चुका है। अगर हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन को लेकर भी बात करें तो यहाँ पर भी कुछ माहौल इसी तरह का बना हुआ है, यानी कि लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, और इसी बीच संगठन में नई नियुक्तियां भी हमें देखने के लिए मिल रही है दोनों ही राजनीतिक दलों में। अगली बात एसएमसी शिक्षकों को लेकर करना चाहेंगे, क्योंकि 10 जुलाई से ये भी बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, और कारण ये है जो कैबिनेट सब कमेटी इनके लिए बनाई गई है जिसे पॉलिसी बनाने का काम दिया गया है, दरअसल उससे ये संतुष्ट नहीं है। इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि आखिरकार किन मांगों को लेकर ये कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, इस पर भी कोई स्पष्टीकरण सरकार ने नहीं दिया, और 31 दिसंबर तक का समय अब सरकार ले रही है इनके लिए पॉलिसी बनाने पर। ये अवधि काफ़ी लंबी है। इन्होंने महज यहाँ 1 या 2 महीने की मोहलत देने की बात कही थी, लेकिन अब ये बात तो सीधी 6 से 7 महीने के आगे चली गई है। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए 10 जुलाई से ये भी सड़कों पर उतरने वाले हैं।
और बड़ा प्रदर्शन इनकी ओर से किया जाएगा। और एक मुख्य मांग इनकी यही है कि इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए। बार बार इन्हें कुछ ना कुछ विकल्प देकर खुश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इससे ये सहमत नहीं है और ज़्यादा उग्र कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से भी आज हमने बात की थी, वो इसलिए क्योंकि बागवान काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। दरअसल सेब की पेटी का वजन निर्धारित कर दिया गया है 24 किलो का। अब इससे बागवानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। उनका ये कहना है कि 24 किलो की पेटी के दाम 22 किलो के हिसाब से दिए जा रहे हैं। 800 से 1000 रुपए तक का भी नुकसान उन्हें यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। ये सही नहीं है, इस फैसले को वापस लिया जाए। तो जब हमने जगत सिंह नेगी से ये सवाल किया कि क्या फैसला वापस लिया जाएगा, तो उनका ये कहना था कि पुनः इस पर ज़रूर विचार किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में जो फैसला लिया गया है ये बागवानों के हित के लिए ही है। जो 24 किलो वजन निर्धारित किया गया है पेटी का, ये बिल्कुल ठीक है। और उनका ये भी मानना था कि अभी देखिए जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग है उसके अनुसार इतना ही वजन पेटियों का रहता है। तो ऐसे में बागवानों को भी ये बात समझनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ महज भ्रांतियाँ फैलाने का काम कर रहे हैं। जो सेब की पेमेंट बनती है वो उन्हें दी जा रही है। इसके अतिरिक्त ट्रे या फिर कार्टन की खरीदारी की बात रही तो उसका दाम उन्हें नहीं दिया जाएगा। यानी कि आने वाले समय में बहुत कम चांसेस है कि इस फैसले को बदला जाएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साफ तौर से मंत्री जगत सिंह नेगी का ये कहना था कि बागवानों के हित में ही ये फैसला लिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ यूनिवर्सल ग्रेडिंग को लेकर भी उदाहरण दे दिया कि यदि उस अनुसार भी देखा जाए तो एक तरह से जो वजन है पेटी का वो इतना ही आएगा। तो इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है बागवानों को, इससे उन्हें आने वाले समय में फ़ायदा ही मिलने वाला है। ये बात आज उन्होंने कही है। हालांकि अगले कल अधिकारियों के साथ ये बैठक लेने वाले हैं और फीडबैक लेंगे कि किस तरह की व्यवस्था अभी सेब सीजन को लेकर चल रही है, कौन सी मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है, यानी कि पूरी तरह से लाभ जहां आड़तियों को नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये स्थिति भी देखिए कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है। बहुत सारी मंडियां ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर एक ही दुकान में बैठकर आड़तियों को बोलियां लगानी पड़ रही है। तो इस तरह की व्यवस्था ना रहे, एक तरह से अच्छी व्यवस्था बन पाए, खुला इंतज़ाम उनके लिए हो पाए, इस तरह के आदेश भी अभी मंत्री की ओर से जारी किए गए हैं। और अगले कल वो फीडबैक लेंगे कि सड़कों को लेकर भी किस तरह की स्थिति है और बाकी कोई अन्य परेशानियां तो यहाँ बागवानों के समक्ष नहीं आ रही है। वहीं सोशल मीडिया पर बेरोजगारी अभियान भी शुरू कर दिया गया है और ये वही बेरोजगार युवा है जो कि रुके रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इन्होंने सोशल मीडिया पर ये अभियान शुरू किया हुआ है, लेकिन अब सीएमओ हिमाचल को भी ये टैग कर रहे हैं। ये विशेष तौर से वो अभ्यर्थी हैं जिनके पोस्ट कोर्स विजिलेंस जांच के दायरे में है। इनका ये कहना है कि जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें सजा सुनाई जाए, जांच जारी रखी जाए, लेकिन साथ ही साथ रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, कुछ गुनहगारों की वजह से इन सभी को सजा क्यों दी जा रही है। आने वाले समय में भी अगर ऐसा होता है तो सभी बेरोजगार युवाओं को मिलकर सड़कों पर उतरना होगा। विवश इन्हें सरकार कर रही है इस तरह की परिस्थितियां बनाने पर, इसलिए जल्दी ही इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, विजिलेंस जांच जारी रखी जाए, लेकिन साथ ही साथ कंडीशनल नियुक्तियां इन्हें प्रदान कर दी जाए, इनके लिए रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। GOAIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों की ओर से विशेष तौर से ये डिमांड रखी गई है। देखिए, बात सही भी है। अभी 23 दिसंबर 2022 की बात करें, उस वक्त ये कर्मचारी चयन आयोग भंग कर दिया गया था। अभी तक नई भर्ती एजेंसी बनकर तैयार नहीं हुई है। नई भर्तियों के विज्ञापन निकलना तो दूर की बात है, जो पुरानी भर्तियां हैं वो भी पूरी तरह से फंसी हुई हैं। ऐसे में पिछले 4-4, 5-5 वर्षों से भी कुछ एक बेरोजगार युवा मेहनत कर रहे थे। हालांकि कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो पिछले 4 साल से ही कोर्ट में फंसी हुई हैं, लेकिन अब जो पिछले वर्ष ही कुछ एक नई भर्तियां निकाली गई थी, प्रक्रिया जिनके लिए हो रही थी, उनमें ये पेपर लीक होने के मामले सामने आ गए और उसके बाद ये सभी भर्तियां भी कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं। अगली बात करना चाहेंगे कर्मचारी चुनाव से जुड़ी, क्योंकि देखिए इसका बिगुल भी बज चुका है और इस पर नई बात यह है कि NPS एसोसिएशन की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है कि वो NGO में काबिज हो सके। हालांकि NPS की सीधी टक्कर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से है और अब यहाँ पर 2 से 3 बड़े महासंघ एकजुट हो गए हैं NPS को अपने रास्ते से बाहर करने के लिए। दरअसल इन कर्मचारी संगठनों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर NPS संगठन ने OPS बहाल करवाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि NGO फेडरेशन की जिम्मेदारी भी इन्हें ही दी जाएगी। हर बात पर अब NPS एसोसिएशन की ओर से राजनीति की जा रही है, इसे ये सहन नहीं करेंगे और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए ही 2 से 3 कर्मचारी संगठन एकजुट भी हो गए हैं। फिलहाल इसका चुनाव पर कितना असर पड़ता है ये देखना होगा। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV। धन्यवाद।